Hello everyone, hey I'm back for the video lecture और आज हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल के फंक्शन को। ठीक है, सो मेजरली अगर आप सिंपल टर्म्स में बोलो स्केलेटल मसल का क्या फंक्शन है, आपके जॉइंट्स को या आपकी बोन्स को मूव करवा के आपके पास एक मूवमेंट कॉज करता है आपके उस सेगमेंट की। मेजरली अगर आपका अपर लिम्ब है तो वो अगर आपकी कोई फंक्शनल मूवमेंट है, जैसे आपको खाना खाना है तो उसमें आपके मसल्स को एक्टिवेट करा के वो स्पेसिफिक मसल्स को एक्टिवेट करवा के वो मूवमेंट परफॉर्म कराएगा जिसके थ्रू आप वो खाना उठाकर अपने माउथ तक या मुंह तक लेके जाते हो। ठीक है, सो मेजरली स्केलेटल मसल का जो फंक्शन ये है कि वो एक्टिवेट होता है, टेंशन प्रोड्यूस कराता है और वो टेंशन कांस्टेंट रहती है। ठीक है, आपके पास मेजरली यहाँ पे आपको बता दिया गया है, चाहे वो मसल हो, चाहे वो आपकी टेंडन हो, चाहे वो आपके मस्कुलो टेंडनस साइट्स हो। ठीक है, जो अटैचमेंट साइट्स है ना, जहाँ पे बोन के साथ मसल या टेंडन अटैच होता है, ठीक है वो, ठीक है, उन सारी जगहों पे आपके पास कांस्टेंट एक प्रेशर या आप ये कहते हो कांस्टेंट रह जाती है आपके पास टेंशन। ठीक है, मेजरली आपके पास स्केलेटल मसल का फंक्शन ये है। अब आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू टॉर्क। ठीक है, हमने टॉर्क को चैप्टर 3 में डिस्कस भी किया हुआ है काफ़ी डिटेल में। अगर आपको किसी को याद नहीं है तो हम एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे पास मेजरली टॉर्क होता क्या है। ठीक है, हम ना ऊपर की बजाय हम डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे ताकि हमारे पास चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, टॉर्क को अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो एक रोटेशनल फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने में, किसी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कराने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, सो मेजरली आपके पास टॉर्क का अगर कॉन्सेप्ट मसल्स में देखा जाए तो मसल्स जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं टॉर्क को ताकि मूवमेंट अराउंड द जॉइंट्स जो है वो परफॉर्म हो सके। ठीक है, दैट इज़ कि जॉइंट आपका वो एक्सिस है जिसके अराउंड आप मूवमेंट परफॉर्म कराओगे, जो रोटेशन होगी इटसेल्फ, और मसल्स आपकी टॉर्क प्रोड्यूस करवाएंगी। ठीक है, तो मेजरली आपके पास टॉर्क किसको कहते हैं। अब टॉर्क का अगर मैं आपको यहाँ से पिक्चर से बताऊँ तो क्या है कि अगर आप यहाँ से देखते हो तो सेंटर ऑफ रोटेशन आपके पास, मैंने कहा एल्बो जॉइंट, यहाँ पे मेजरली एल्बो जॉइंट की एग्जांपल है, यहाँ पे ये बाइसेप मसल है। ठीक है, सो बाइसेप मसल की अगर आपको एग्जांपल दी जाए मेजरली, तो आपके पास क्या होता है कि जाहिर सी बात है आपके पास मसल्स में टॉर्क ने जनरेट करना है, तो बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो एक पुलिंग फोर्स एक्ट कराता है ऑन द फोर आर्म। ठीक है, फोर आर्म के ऊपर, अच्छा हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ क्या है। ठीक है, ये हमारे पास है सेंटर ऑफ एक्सिस। ठीक है, टॉर्क हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। तो हमारे पास मसल में टॉर्क क्या होगा कि मसल का टॉर्क तो हमारे पास प्रोडक्ट होगा जितनी ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रही होंगे। अगर एक ही फोर्स है दैट मीन्स कि वही मसल की जो फोर्स आ रही है वो, या आप जितनी ज़्यादा मसल एक्ट कर रहे हैं तो वो उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट उनका लेके आप लेते हो, विद दैट आप मसल का मूवमेंट आर्म लेते हो। ठीक है, या अगर आप नॉर्मल टर्म्स में देखते हो तो सिर्फ मूवमेंट आर्म को कहते हो। ठीक है, सो ये जो सारी चीज़ें थी कि हमारे पास क्या क्या था कि मूवमेंट आर्म हो गया, फोर्स हो गया और टॉर्क होगी। ठीक है, अब हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन जो या सेंटर ऑफ एक्सिस जॉइंट को लिया था हमने यहाँ पे। ठीक है, मसल आपका जो था वो एक्ट कर रहा था, मसल की जो ये वाली सिचुएशन होती है ना, ठीक है, ये आपको बता रही है कि मसल का आपके पास फोर्स एक्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक तो फोर्स एक्ट हो रही है। ठीक है, ये आपको एक चीज़ ये बता रही है, जो आपके पास मसल की टेंशन इटसेल्फ जो मसल के अंदर प्रोड्यूस हुई है, विद दैट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन का, मतलब जॉइंट से जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वहाँ पे हम एक लाइन ऑफ एक्शन बना देते हैं जिसको आप यहाँ पे देख सक रहे हो, इस तरह से ब्लू एरो की तरह शो हो रहा है, ये कहलाता है इसका मूवमेंट आर्म। ठीक है, मतलब आप ये कहते हो कि ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, उसको हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। ठीक है, मेजरली आपके पास प्रोडक्ट है फोर्स का, और ये है आपके पास जो एरिया आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है मूवमेंट आर्म, जो यहाँ पे आपको डी से डिनोट किया गया है। ठीक है, डी परपेंडिकुलर टू आपके पास परपेंडिकुलर का साइन भी आ रहा है, तो ये मेजरली आपको शो करे कि मसल का जो मूवमेंट आर्म है वो ये है। ठीक है, तो आपके पास ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो आपके पास अब ये डेरिवेशन भी क्लियर होगी।
अब हमारे पास मेजरली जो हमने अब चीज़ देखनी है वो यही है कि हमारे पास ये सिंपली काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर एक चीज़ याद करो, टॉर्क जो होगा ना वो मसल्स के अंदर मसल्स को जनरेट, अगर मसल्स जनरेट करते हैं फोर्स, फॉर इंस्टेंस कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा और एक मूवमेंट परफॉर्म कराएगा। जैसे हमने यहाँ पे बाइसेप्स की एग्जांपल लिया ना, तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पुलिंग फोर्स देगा आर्म को, सॉरी फोर आर्म को। फोर आर्म क्या था, आपकी जो आपकी बेसिकली रेडियस और अल्ना वाला रीजन है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, फोर आर्म, ठीक है। तो मेजरली आपके पास ये फोर आर्म कहलाता है आपके पास, ठीक है। तो अब ये पुलिंग फोर्स देता है, टॉर्क जनरेट होगा एल्बो जॉइंट पे जो हमारे पास अपवर्ड रोटेशन कॉज करेगा और एट द एंड हमारे पास फ्लेक्शन हो जाती है, क्योंकि हम बाइसेप्स की एग्जांपल ले रहे हैं तो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लेक्शन करवाता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी इस टॉर्क की डिपेंड करती है कि बाइसेप का जो इंसर्शन पॉइंट है ना और विद दैट उसका जो एंगल है जॉइंट के साथ वो कितना अच्छा है, ठीक है। इसके ऊपर टॉर्क की एफिशिएंसी डिपेंड करती है और यही इन्फ्लुएंस करती है कि मूवमेंट आर्म कैसा होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी मूवमेंट में किस तरह से आपको परफॉर्म कराना है ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। यहाँ पे इन्होंने इसके अंदर इतनी डिस्कशन नहीं की है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक ईजी तरीके से समझाया ताकि आपको ये चीज़ समझ आती है कि मेजरली टॉर्क से रिलेटेड किस तरीके से, ठीक है। तो अब अगर आप इसकी सिंपल सी अगर आपको मैं चीज़ें बताऊँ ना, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। जब आप किसी पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके जा रहे होते हो ना, तो ऐसे पेशेंट्स में टॉर्क काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप ऐसी टारगेटेड स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप्स को टारगेट करके, उनके जॉइंट्स को टारगेट करके आप उनकी स्ट्रेंथनिंग काफ़ी इम्प्रूव करा सकते हो। फिर इंजरी को अगर को प्रिवेंट करना है, लाइक आपको किसी जॉइंट या मसल पे स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है, तब भी आपको टॉर्क की अवेयरनेस हो तो आपके लिए ईजी होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अब यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, यहाँ से इसकी रोटेशन है, तो ईजी हो जाएगा मेरे लिए कि अवेयरनेस टॉर्क की होना क्या होगी कि सेफ मूवमेंट पैटर्न आप बनाओगे, ठीक है। फिर रिहेबिलिटेशन लाइक एनालिसिस के तौर पे फिजिकल थेरेपी जब मसल्स की स्ट्रेंथ की जॉइंट की एनालिसिस कर रहे थे या रिकवरी प्लान्स बना रहे थे, तो ये भी टॉर्क पे डिपेंड कर रहा होता है काफ़ी हद तक कि लाइक अगर इसका टॉर्क अच्छा है या एक स्पेसिफिक मूवमेंट ये अच्छी परफॉर्म कर रहा है, इनका इंसर्शन पॉइंट अच्छा है, एंगल अच्छा है, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स कुछ लोगों का स्ट्रक्चरली ही ऐसा होता है कि जिनमें टॉर्क इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, एनाटॉमिकली उन पे रिस्ट्रिक्शन आ रही होती है। तो मेजरली ये सारी चीज़ें आपने बैक साइड पे देखनी कि हाँ इस तरीके से है और ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली, फिर आपको पता चल गया कि इस तरीके से था, ठीक है। अब हमारे पास जो थी टॉर्क, उन्होंने कहा कि हमारे पास बताता है कि हमारे पास किस तरह से है। अब वेट टू द अटैच बॉडी सेगमेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड टेंशन इन एनी मसल क्रॉसिंग द जॉइंट कैन जनरेट ऑल टॉर्क्स एट द जॉइंट, ठीक है। मतलब मैंने आपको पहले भी कहा ना, जितने ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स होंगी, चाहे वो वेट है जिस बॉडी सेगमेंट के साथ अटैच है, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्सेज है कोई एक्ट करी, या मसल इटसेल्फ जो टेंशन प्रोड्यूस करा रहा है उस जॉइंट को क्रॉस करने में, सारी टॉर्क्स का कंबाइन इफेक्ट आएगा, तो उसका प्रोडक्ट लेके हम वो कहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट है मसल की फोर्स का। तो एट द एंड हमें टॉर्क मिलता है या जनरेट करते हैं हम टॉर्क। इसको ना हम सेकेंड वाली डायग्राम से देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकेंड डायग्राम है ना वो हमारे पास फिगर 6.14, ठीक है। अब इसमें इन्होंने टॉर्क आपको एग्जर्ट करके बताया कि फोर्स बाइसेप्स का जो टॉर्क है उन्होंने एफ बी से रेफर किया है, और ट्राइसेप्स पे जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है जो फोर्स डेवलप होने की वजह से वो उन्होंने एफ टी से किया है, ठीक है, डिनोट किया है। और दैट उन्होंने आपको बताया है कि आपके पास वेट है कुछ आपका फोरआर्म का, कुछ आपका जो आपने कोई ऑब्जेक्ट अगर पकड़ा हुआ है तो उसका। तो मेजरली आपके पास ये सारी चीज़ों का एक कंबाइंड जो इफेक्ट है वो आपको बताता है कि यहाँ पे कितना टॉर्क इस पे एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स आपके पास ट्राइसेप्स पे लगाएगा काउंटर एक्ट के तौर पे, ठीक है। दैट्स वाई जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइसेप्स कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा रिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट करने में। बट दैट आपके पास जो वेट आएगा फोर आर्म का, आपके पास जो वेट आएगा, आपने जो चीज़ हाथ में कोई पकड़ी है, कोई बॉल है या कोई भी चीज़ है, तो ये सारी चीज़ों का कंबाइंड इफेक्ट जो होता है वो टॉर्क आपको मिलता है मेजरली, जो टोटल टॉर्क होता है, ठीक है। सो जो किसी मसल का टॉर्क जनरेट हो रहा है, सो सारी चीज़ें जो थी वो इससे रिलेट कर रही थी, लाइक जो सेकेंड वाली डायग्राम थी, ठीक है, जिसमें एफ पी एफ टी, और उन्होंने आपको वेट बता दिया कि आपके पास फोरआर्म का वेट क्या है, और शॉर्ट मतलब जो आपने कोई चीज़ पकड़ी हुई है तो उसका वेट, आपने हाथ में जो चीज़ पकड़ी है उसका, ठीक है। तो मेजरली आपके पास ये बात हो रही है।
ओके, आगे जो इसमें चीज़ थी ना वो हमारे पास है कि रिक्रूटमेंट कैसे है, लाइक आप मोटर यूनिट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या जहाँ पे किस तरह से सीएनएस हमें देता है कि कौन सा मोटर यूनिट एक्टिवेट कराना है और कौन सा किस टाइम एक्टिवेट होगा, ये मेजरली चीज़ है रिक्रूटमेंट, लाइक किस तरह से आप मोटर यूनिट्स को एक्टिवेट कराओगे या कहाँ पे एक्टिवेट होने की इनको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मेजरली हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास रिक्रूटमेंट कैसे है, ठीक है। तो इसकी ना कुछ मेजर चीज़ें हैं कि जैसे सीएनएस है ना, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है कि स्पीड और मैग्नीट्यूड को पहले देखता है कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन की कितनी है, और फिर उसको एक अकॉर्डिंगली डिवीजन करता है कि मूवमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। स्पीड और मैग्नीट्यूड मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितनी आ रही है और मूवमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, और फिर स्मूथ और प्रिसाइज एक्शन के लिए ना वो उस चीज़ को इंश्योर करता है कि कितने हमारे पास मोटर यूनिट की हमें रिक्रूटमेंट चाहिए या क्या ऑर्डर होना चाहिए, किस तरह से एक्टिवेट कराना है, ठीक है। जैसे हमने मोटर यूनिट स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच फाइबर्स को देखा ना, फास्ट ट्विच स्लो ट्विच मोटर यूनिट्स देखे, तो अब क्या होता है कि जो स्लो ट्विच मोटर यूनिट्स होते हैं ना वो एक्टिवेट पहले होते हैं, ठीक है। ये आप याद रखना, हमेशा से स्लो ट्विच पहले एक्टिवेट होते हैं क्योंकि इनको ये थोड़ा सा भी इनको कोई स्टिमुलस मिलेगा ना तो ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मेजरली ये आहिस्ता से भी, मतलब जैसे स्टिमुलस इनको मिला ये एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन फास्ट ट्विच जो होते हैं उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, उनको स्टिमुलस ज़रा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है एक्टिवेट होने के, तेज सा थ्रेशोल्ड चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इनको स्पीड, फोर्स और एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता आप इंक्रीज करा सकते हो। फिर स्लो ट्विच क्या होता है कि एक्टिवेट आहिस्ता पे भी हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज करके मेंटेन करता है, ठीक है। मेजरली इनका ये पैटर्न होता है। स्लो ट्विच को आपको स्टिमुलस कम चाहिए होता है एक्टिवेट कराने के लिए, थ्रेशोल्ड जल्दी आप अचीव कर लेते हो, ठीक है। लेकिन जो फास्ट ट्विच है ना उसमें मेजरली क्या होता है कि आप हार्ड होते हैं, एक्टिवेट कराना आपके लिए मुश्किल होता है, और जाहिर सी बात है आपके लिए पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए होता है इनको एक्टिवेट कराने के लिए, लेकिन जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर ये स्मूथली अपना काम करते हैं। तो आपके पास एक चीज़ ये थी कि जो स्लो ट्विच मोटर न्यूरॉन है ना, ठीक है, उनका थ्रेशोल्ड जल्दी आप अचीव कर लेते हो, इजी टू एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो फास्ट ट्विच होते हैं उनको डिफ़िकल्ट टू एक्टिवेट होता है, मतलब उनको इतना ज़्यादा स्टिमुलस चाहिए होता है। स्लो ट्विच जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, इसका मतलब पहले वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से लिम्ब की मूवमेंट जो होती है ना वो लाइक आप स्टार्ट करा सकते हो, ठीक है। तो ये है कि मेजरली आप इस तरीके से देखते हो कि हमारे पास, इसीलिए हमें जो जल्दी से हम कोई मूवमेंट अचीव करना चाहते हैं तो स्लो ट्विच जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, तो फास्ट ट्विच जो होता है वो थोड़ी देर से, क्योंकि स्प्लाइड बाय नर्व्स होते हैं तो ये डिफ़िकल्ट टू एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो मेजरली आप ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। सो मेजर आपके पास चीज़ ये आ गई थी कि स्लो ट्विच किस तरह से एक्टिवेट हुआ, फास्ट ट्विच किस तरह से एक्टिवेट हुआ। अब क्या होता है कि टाइप 2A जो इनको हमने फास्ट ऑक्सीलेटिक ग्लाइकोलाइटिक फास्ट ट्विच बेसिकली, जिसकी टाइप 1 टाइप 2A थी, इनको फास्ट ट्विच फाइबर्स कहते थे। ये क्या होते हैं, ये पहले आते हैं, फिर टाइप 2B होते हैं, जैसे हमें पता है डिमांड वाइज करेगी तो हमारे पास एक्टिवेट किस तरह से करेगा, मतलब स्लो ट्विच के बाद अगर फास्ट ट्विच में देखेंगे तो फास्ट ट्विच में दो टाइप्स थी ना, टाइप 2A टाइप 2B। तो टाइप 2A पहले एक्टिवेट हो जाएंगे, टाइप 2B बाद में होंगी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये एक पूरा सिनेरियो, स्लो ट्विच पहले, फिर टाइप 2A, फिर टाइप 2B, इस तरह से ना इंक्रीज करा के एक्टिवेशन और सारे फाइबर एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है अगर कोई लो इंटेंसिटी फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज है तो स्लो ट्विच फाइबर जो हैं वो जल्दी से एक्टिवेट होंगे, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, चलो जल्दी से काम करते हैं और इसको परफॉर्म कराते हैं मूवमेंट को, ठीक है। तो स्लो ट्विच फाइबर्स लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज के ना लिए प्रीडोमिनेटली रिक्रूट होते हैं, ठीक है। लाइक आप यहाँ पे कह सकते हो कि जल्दी से जब हमें चीज़ चाहिए तो हमारे पास लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस में तो स्लो ट्विच फाइबर्स फ़ौरन से आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखते हो कि फटीग जो होती है या डिमांड अगर हमारे पास ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, और सीएनएस जो होता है तो फिर क्या करता है कि स्लो ट्विच के बाद अगर हमारे पास ज़ाहिर सी बात है डिमांड इंक्रीज़ हो रही है ना, तो हमारे पास क्या होता है कि फटीग भी होने लग गया कुछ फाइबर्स की स्लो ट्विच के, और डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो फिर क्या होता है टाइप 2A भी एक्टिवेट होते हैं। फिर जब वो भी ऐसा लगता है कि उनकी भी डिमांड और हमें चाहिए तो फिर टाइप 2B भी एक्टिवेट होते हैं, और फिर इस तरह सारे मोटर यूनिट्स जो होते हैं वो एक्टिविटी में एंगेज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो मेजरली इनका ये पैटर्न होता है कि आपके पास इतनी इन्होंने डिटेल में आपको बताया, मैं आपको सिर्फ डिटेल मेजरली आपको बता रही हूँ कि इसमें सारे में इन्होंने ये आपको बता दिया।
कि सबसे पहले स्लो ट्विच हुआ, फिर टाइप 2A हुआ, फिर टाइप 2B हो गया एक्टिवेट, ठीक है। इसी तरह से अगर लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है तो स्लो ट्विच सबसे पहले हो जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको लगता है कि फटीग आ रही है कुछ मसल्स में तो टाइप 2A को एक्टिवेट कराते हैं, फिर टाइप 2B को एक्टिवेट कराते हैं। इस तरह से सारे जो मोटर यूनिट्स होते हैं वो एक्टिविटी में इंगेज हो जाते हैं। सो मेजरली आपके पास सारी चीज़ें ये थी। सो आज के लिए इतना ही, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स थे आज के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम चेंज इन मसल लेंथ, टेंशन डेवलपमेंट के साथ कंसेंट्रिक, एसेंट्रिक और हाई मूवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।